लोग कहते हैं कि ऐस करनी है तो अपने दम पे करो, बाप के दम पे तो सिर्फ पढ़ाई करो। कौन सी ऐसी सलाहें जो तू देना चाहेगा ताकि नया बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो इस डेविएशन के जाल में ना आए? अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं तो आप गर्लफ्रेंड वगैरह चेक कर मत पड़िए। पैसे से भी कोई सपोर्ट नहीं था क्योंकि मुझे खुद से ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था, फिर अपना जुगाड़ खुद ही करना पड़ता था। घर से मुझे केवल खाना मिलता था। सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट वीडियो था सर यूट्यूब पे, वो आपका 7 घंटे वाली वीडियो थी परसेंटेज से। फर्स्ट वीडियो सर आप ही का था वो। जैसे बहुत सारे पेपर दिए नहीं हुआ, फेल होते थे, जिस दिन रिजल्ट आता था उस दिन स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता था? जब मैं 2 बार फेल हुआ ना सर, जैसे जब मेरा ये 1.5 साल का टाइम बीता डेविएशन वाला, तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई अब सीरियस होना पड़ेगा। एज भी आपकी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपकी भी एज बढ़ रही है तो भाई आपको भी कहीं ना कहीं संभालना होगा, फैमिली को, अपनी मदर को संभालना पड़ेगा क्योंकि आपके फादर नहीं है। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि अगर मैंने वो 6 दिन रिवीजन कर लिया होता शायद आज मैं 20 में ही सेलेक्ट हो गया होता। 7 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे जो मैंने फॉर्मुला बेस्ड थे और मैंने फॉर्मुला न याद होने की वजह से या फिर वहाँ पे गलती कर दी सॉल्व करने में। कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, छोटे टारगेट बनाओ और उस पर सेलिब्रेट करो अगर वो अचीव हुआ है तो। अगर वो अचीव नहीं हुआ है तो पनिश भी करो अपने आप को। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं जिस बच्चे के साथ बैठा हूँ उसका नाम है आशीष। ये बच्चा है यूपी में बनारस का, और इस बच्चे ने 2021 में तैयारी करनी स्टार्ट की। पहली बार इसकी जो जॉब लगी वो 2023 में एमटीएस में इसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन इसने ज्वाइन नहीं किया। 2023 में एसएससी सीएचएसएल में भी इसका सिलेक्शन हुआ, वो भी इसने ज्वाइन नहीं किया। सीजीएल 2022 का रिजल्ट आया इसका, उसमें इसे मिले टीए टैक्स असिस्टेंट मुंबई, वो इसने ज्वाइन किया। और जब इसने टैक्स असिस्टेंट के रूप में 2022 में ज्वाइन किया तो फिर इसको इतनी तड़प उठी मुंबई को देख के कि मुझे मुंबई नहीं रहना, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से बाहर जाना है, कुछ भी हो जाए बाहर निकलना है। उसके बाद इसने यूपी पीसीएल का जैसे यूपी का एक एग्जाम होता है जिसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रहता है, उसमें इसने ज्वाइन किया था नहीं सर, उसमें भी ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद फिर इसने ICAR होता है जिसका सबसे मुश्किल पेपर आता है, आप सब जानते हैं, सारी बुक्स में आपको ICAR के क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। इसमें ESO सेलेक्ट हुआ और सबसे बड़ी चीज इसके घर के नजदीक सिलेक्शन हुआ, इसको ज्वाइन किया था, इसको ज्वाइन किया। और अब 2024 में ASO सेलेक्ट हुआ है CSS में। तो मेरे बच्चे 2021 से तैयारी करनी स्टार्ट हुई, 2021 में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, 22 में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। जो सीजीएल 2022 है वो भी बाद में उसका रिजल्ट आया, सही ना? तो 2 साल तक एक बच्चा लगातार तैयारी करता रहा और कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब सिलेक्शन होने लगे तो लगातार झड़ी से लगती चली गई। एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल 2022 वाला हो, यूपी पीसीएल हो, ICAR हो, या अब लास्ट जिस बच्चे से आज हम बात कर रहे हैं वो है सीजीएल 2024 में ASO की पोस्ट पे अर्बन एंड हाउस मिनिस्ट्री में इसका सिलेक्शन हुआ है। स्वागत करते हैं आशीष, आपका स्वागत है बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीष, तेरी कहानी बड़ी विचित्र है, तू खुद ही बता। क्योंकि दुनिया मांगती है होम टाउन और तू भागता है होम टाउन से। तेरा तो ICAR इतना अच्छा तेरा पोस्ट है, वो ASO ही पोस्ट थी, होम टाउन में वाराणसी के बनारस के पास ही तुझे पास मिल गई, लेकिन तूने उसको ज्वाइन तक नहीं किया। नहीं, ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, ज्वाइन किया। क्या कहानी थी ये सारी बता मुझे MTS से लेके। सर सबसे पहला जो जॉब था वो तो MTS था, लेकिन मुझे पहले से पता था कि मेरा आने वाले एग्जाम्स में भी सिलेक्शन होना है। मुझे पहले से पता लग चुका था आंसर की के बदौलत। तो मुझे पता था कि हाँ होने वाला है, तो मैंने MTS नहीं ज्वाइन किया क्योंकि वो औरंगाबाद में मुझे मिल रहा था पोस्टिंग। तो वो भी एक रीज़न था कि इतना दूर है और अब आगे भी आने सिलेक्शन होना ही है। तो फिर मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया। फिर मैंने CHSL 21 का था सर, ये था कि उसका जो पोस्टिंग है वो इटावा में मिल रही थी, कानपुर जोन में। तो क्योंकि वो सॉर्टिंग असिस्टेंट का ऐसा रोल है कि हाँ आपको नाइट में जागना होगा, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे रात में तो नहीं जागना। अच्छा। क्योंकि मैं सोने वाला आदमी हूँ, उससे जगा नहीं जाएगा। तो सर मैंने उसको भी ड्रॉप आउट कर दिया। और उसके बाद फिर टीए मुझे मिला था, तो मुझे लगा कि टीए जहाँ मुंबई जाते हैं सब लोग रह ही रहे तो हम भी रह लेंगे। तो सर जब मैंने टीए ज्वाइन किया, मुंबई गया, तो मेरा होश उड़ गया बिल्कुल, किस जगह भगवान ने मुझे भेज दिया। मतलब कारण बता, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या एक्सपीरियंस से आगे वहाँ पे सर? जब मैं गया, पहली बात तो महंगाई, मतलब रेंट देख करके तो मेरे होश उड़ गए थे। दूसरा खाना मुझे मतलब मुझे तो कुछ बनाने भी नहीं आता था। और जब वहाँ पे गया, खाने की हालत देखी तो और ज़्यादा मतलब दिमाग में टेंशन आ गया कि मैं अब खाना कैसे खाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी हैं थोड़ा। तो मुझे ये था कि अब खाने का भी दिक्कत स्टार्ट हो गया, ऊपर से लोकल जो कि सबसे ज़्यादा डराती है। और इससे बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो तो लटक के चले जाते थे, और मैं थोड़ा फिजिकली तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। हाँ सर, कंफर्टेबल से स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ, मतलब बाहर लटक कर मैं नहीं जा सकता।
और मुंबई में तो हम देखते हैं मुंबई लोकल बोलते हैं, हाँ से मुंबई लोकल, जिसमें बहुत बुरी हालत होती है, उसमें लगता ही नहीं कि अंदर कोई घुस जाएगा, हाँ सर, और बड़ी ताकत चाहिए घुसने के लिए। बहुत ताकत चीज है। गलती से मैं एक बार घुस गया था, मुझे पता नहीं था, नया नया था और गेट के पास ही था। हाँ अब सर मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ, मेरा एक टांग पे खड़ा हूँ और मैंने कोई कुछ पकड़ा भी नहीं, बस भीड़ की वजह से मैं दबा हुआ हूँ। हाँ अब डर भी लग रहा है कि मैं अगर कोई इधर इधर हुआ तो मैं बाहर सीधे चला जाऊंगा। तो फिर एक आदमी था, उन्होंने मुझे हेल्प की, उन्होंने बताया कि पीक टाइम में बीच में नहीं रहने का, अच्छा अंदर घुस जाने का। तो मतलब आपको गेट पे नहीं रहना है, नहीं तो आप समझ गया। पक्का दिक्कत होगा। तो फिर सर मैं अंदर घुसा तो किसी तरह फिर मुझे समझ में आया कि हाँ यहाँ पर कैसे ट्रेन चढ़ना है उतरना है। अरे वाह। मैं जब खुद भी मेरा 2014 में एक्साइज इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में, तो उसमें क्या था कि हम 3 दिन की हम लोगों ने टिकट बुक की हुई थी यहाँ से कि 3 दिन का वहाँ पे मस्ती काट के आएंगे। तो जब गए तो पहले दिन तो जब पहुंचे तो पहले ही दिन जो वास्ता पड़ा वो मुंबई लोकल से पड़ा, और मेरी हाइट 6 फीट है और मैं उस समय तो और जवान था जो आज हूँ उससे, और ताकत भी पूरी थी। पता नहीं सालों ने क्या क्या धक्का मार के बाहर ही निकाल दिया, चढ़ ही नहीं पाया, जबकि पूरी कोशिश की, चढ़ नहीं पाए। उसके बाद फिर हम अब फिजिकल देना होता था, उसमें साइकिलिंग होती है जीएसटी वाले में, वो साइकिल वाइकिल करके फिर मेडिकल करके जब हम वापसी आने लगे तो उसमें मुंबई लोकल में क्या इश्यू रहता है कि सुबह और शाम को ही भीड़ रहती है। यस, दोपहर में बड़ा मजा, खाली खाली आती है। तो फिर खाली वहां से हम दोपहर में जब निकले वहां से वो देखे मेडिकल वगैरह तो बिल्कुल खाली था। और फिर मैंने मूवी देखी थी वहाँ सर्वजीत, तो देखिए कभी सर? नहीं देखी नहीं सर, लेकिन बड़ी अच्छी जानते हैं सर। movie, मैंने पहली मुंबई की मूवी देखी, बड़ी अच्छी मूवी थी। तो अब मुझे ये बता कि टीए तूने कितने दिन तक रखा पोस्ट? ये सर मैं लगभग 10 महीने तक रहा। अच्छा 10 महीने रहा। हाँ 10 महीने सर रहा कैसे वहाँ 10 महीने? सर थोड़ा सा दिक्कत हुआ है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जब गया तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, और कुछ रिलेटिव्स भी थे मेरे वहाँ पर, जैसे मेरे भैया वहाँ पर थे। तो मैंने भैया क्या 1 महीना रहा, उसके बाद मुझे समझ में कि उनकी फैमिली थी। तो मुंबई में वैसे ही लोग बहुत टफर लाइफ जीते हैं, बहुत टफ लाइफ जीता, बहुत टफ। और सच बात ये कि जो लोग नहीं जागते वो समझ लो कि दिल्ली से बेहतरीन, अगर शहरों की मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो दिल्ली से सस्ता कोई शहर नहीं। कोई सा नहीं सर। मुंबई तो साला बहुत महंगा शहर है, और रिश्ते मतलब एक छोटे से कमरे में जो पैसे वाले लोग हैं वो पड़े रहते हैं, और खाने जाओ ठीक से रेस्टोरेंट में बैठ जाओ तो जेब ढीली हो जाती है वहाँ। अलहमदुलिल्लाह। लेकिन मुझे अब तो याद नहीं उस जगह का नाम क्या था, कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय कोई मतलब लोकल पकड़ के जाते थे, कोई जगह थी, और वो हमारे हरियाणा वाले लड़के वहाँ जितने भी थे उन्होंने मतलब उस गली को फेमस कर रखा था कि हरियाणा वाले, उसमें जितने जीएसटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो हरियाणा के लड़के थे वो रोज वहाँ हुक्का लेके बैठते थे गलियों में, और पूरा वो जो मुंबई की वो जो गली थी उसको पूरा बोलने लगे थे हरियाणवी गली। वहाँ हुक्का लेके बैठना, यहाँ से गेहूं के कट्टे भर के लेके जाते थे, वहाँ खाना वाना प्रॉपर रहता था। अब तो मैं भूल गया, लेकिन वहाँ का टेस्ट भी अलग है, खाने का भी टेस्ट अलग है। मुंबई में सबसे दिक्कत क्या है? हर चीज मीठा, और सर मसाला हर चीज मीठा मसाला, हर चीज मीठा मसाला। तो अलग ही टोन है उन लोगों की, और अलग ही स्पीड है उस शहर की। हाँ सर, कभी रुकती नहीं हो सर। मुंबई कभी नहीं रुकती, ये सोचे कि रात को खाली होगी, रात को भी खाली कभी नहीं। नहीं। महाराष्ट्र मुंबई में ये चीज तो है। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये कि भाई तूने 10 महीने जॉब की, तो उस 10 महीने में तूने कुछ तैयारी की आगे पढ़ने की, या बस उसके बाद कुछ सोचा था? सर क्योंकि मैं आईसीआर असिस्टेंट वाला एग्जाम दे कर आया था, मेंस का दे करके आया था मैं। जब मैं वहाँ ज्वाइन किया तो 2 ही महीने बाद ही शायद उसका डीवी आ गया था, दिल्ली में ही आईसीएआर का। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। तो मैंने डीवी किसी तरह मैंने छुट्टी वगैरह मांगा, और मुझे मिल नहीं रही थी छुट्टी। तो अच्छा, मुंबई में हाँ, मुझे क्योंकि मेरे पास कलेक्ट हुआ नहीं था मेरे पास सीएल, तो मैंने किसी तरह सोर्स वगैरह लगा, सर लोग से विनती वगैरह की, रिक्वेस्ट की, सर मुझे जाने दीजिए। तो एक बहुत ही बिहार के एक सर थे वहाँ पर, असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे जाने दिया। अगर वो ना जाने देते तो शायद आज यहाँ नहीं बैठा होता, मुंबई में ही खड़ा होता कुछ। तो सर उन्होंने मुझे भेजा, मैंने डीवी करके फिर आया। फिर यहाँ पर जब आया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, तैयारी करना पड़ेगा अगर मुंबई से निकलना है, एक अच्छी पोस्ट जाना है। क्योंकि मेरा फाइनेंशियल वीक में काफ़ी ज़्यादा वीक था फाइनेंशियली भी, तो मुझे था कि मुझे 4600 तो लेना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी होकर। तो फिर आईसीआर असिस्टेंट में जब डीवी था तो मतलब मुंबई से फिर सीधा आईसीआर एएसओ ही ज्वाइन किया तूने? हाँ सर, 10 महीने बाद मैंने यहाँ ज्वाइन, सितंबर 2024 में मैं आईसीआर में मैंने ज्वाइन किया। अगर उस 10 महीने का अनुभव तुझसे पूछूं तो मुंबई के बारे में कौन कौन सी बुरी चीजें तुझे जो लगी? बुरी सर, सबसे ज्यादा लोकल ही बुरी लगी, भीड़।
भीड़ और लोकल की दो चीज। खाना और सर खाना भी सर। खाना हाँ खाना टेस्ट नहीं आता। हाँ, हम लोग जैसा बनारस आप जानिए ना सर, खाने तो के बनारसी पान खाते होंगे, पान तो नहीं सर, लेकिन खाना हम लोग बहुत टेस्टी खाता है। टेस्टी खाते हैं। हाँ सर। तो और कल्चर कल्चर में उतना डूबा नहीं, लेकिन ठीक है, वहाँ का अच्छा लगा कल्चर। जैसे मैं ज़्यादा डूबा नहीं वहाँ के कल्चर में। अपने डूबने का मतलब बता दो। डूबने मतलब बहुत एक्सप्लोर नहीं किया मैंने मुंबई को, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा निगेटिव भर चुका था, तो मैं निकलना ही नहीं चाहता था रूम से। अच्छा, तो जल्दी से मुंबई से बस निकलना था सर, कुछ भी करके निकलना था मुझे। लेकिन मुंबई जो है वो मतलब ऐसा शहर है कि जो रात को जगता है, हाँ सर। और मुंबई की रातें बड़ी हसीन होती हैं घूमने के मामले में। हम लोग सर 2-2 बजे रात तक हम लोग मरीन ड्राइव में बैठे रहते थे। हाँ, तो वहाँ से रात में आते थे वापस फ्लाइट। मैंने अनुभव लिया है, मैंने सब पता, मैंने ये अनुभव लिया है। और जब मैं था तो एक बार मैंने देखा था कि मरीन ड्राइव पे हम घूम रहे थे, तो वहाँ पे जॉन अब्राहम ऐसे ही हमारे साथ घूमने लग रहा था उस समय। ये 2014 की बात है। हम रात को, क्योंकि करे कि आदमी टाइम पास नहीं हो रहा वहाँ बैठ के, तो हमने देखा कि मतलब कुछ कुछ ऐसे जो स्ट्रगलिंग स्टार हैं वो ऐसे ही मरीन ड्राइव पे घूमने आ जाते हैं नॉर्मली। तो वो कल्चर तो रहा। अच्छा, ये जो ICAR असिस्टेंट है, ICAR डिपार्टमेंट क्या हुआ और इसमें काम क्या रहता है? सर ICAR में बेसिकली हम लोग जितने भी असिस्टेंट होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम इसकी फुल संभालते फॉर्म क्या हुई? हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अच्छा, देश भर में इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, 100+ इंस्टीट्यूट। जैसे एक पूसा है दिल्ली में, ये ICAR? हाँ सर, वो हेडक्वार्टर है उसका। ICAR का हाँ हेडक्वार्टर। काम क्या रहता है आप लोगों का? सर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे जैसे उसमें साइंटिस्ट वगैरह जो रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उनका सब कुछ देखने ताकने के लिए हम लोग को एडमिन में रखा जाता है। सब कुछ में क्या देखते? सब कुछ उनका जो भी उनका वर्क होता है, उनका जैसे कि उनकी छुट्टियां, उनके रेजिग्नेशन वगैरह, जो भी एडमिन के, जो जितने भी एडमिन के काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम होते हैं, वो सारा असिस्टेंट लोग देखते हैं। तो ये ICAR में जो आपने ज्वाइन किया, कौन से टाइम पे ज्वाइन किया? सर सितंबर 2024 में मैंने ज्वाइन किया। सितंबर 2024 में। क्या जब आप महाराष्ट्र थे तो उस समय पढ़ाई से कनेक्टेड थे? नहीं सर, बहुत ज्यादा नहीं। 2024 कैसे क्रैक किया तुमने? यहाँ पर आने के बाद सर, जैसे वहां पर थे हाँ? हल्का फुल्का मॉक तो देते ही रहते थे, और जो मेरे रूममेट्स थे महाराष्ट्र में। हाँ सर, मेरे 4 रूममेट्स थे, वो चारों प्रिपरेशन कर ही रहे थे। अच्छा, तो मैं उन लोग के साथ लगातार 1-2 रात में आने के बाद, जिसके भले मैं पढ़ता नहीं था लेकिन डिस्कशन हो जाता था, और मॉक भी दे ही लेता था। पढ़ता नहीं था लेकिन अच्छा, मॉक दे लेता था और डिस्कशन हो जाता था, बस उतना ही। मैंने उतना बहुत डीप घुस के मैंने नहीं पढ़ाई की। तो यहाँ जब आप आए उसके बाद आपने CGL की तैयारी की। यहाँ आप प्री तो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि 9 तारीख को ही प्री का पेपर था मेरा, सितंबर में। उसमें कितने नंबर थे? उससे मेरे शायद 159 की 160 के आसपास थे। अच्छा, 160 के आसपास थे। हाँ। और उसके बाद फिर मैंने समझ में फिर मैंने ICAR में रहा। तो ICAR में तो सर बहुत ही बढ़िया लाइफ थी। बता थोड़ा सा लाइफ के बारे में। ICAR में ये था कि मतलब एक तो कैंपस था, कैंपस के अंदर ही क्वार्टर है, टाइप 3 क्वार्टर मिला हुआ था। उसी में रहते थे? हाँ सर, बहुत जबरदस्त, मतलब इतना आराम, इतना बढ़िया लगता था। एक तो पूरी हरा भरा कैंपस, हरियाली से भरा हुआ, सुकून का जीवन। आप 1 मिनट में ऑफिस से पहुंच जा रहे हो, लंच में वापस आ जा रहे हो घर पे, खाना बना रहा हो, फिर चले जा रहे हो आराम से। तो मतलब कहीं भी कठिनाई नहीं थी। जितना मुंबई में कठिनाई थी उसका सब खत्म हो चुका था। जीवन एकदम सुकून स्वर्ग हो गया था सर, बेस्ट हो गया था। क्योंकि टाइप 3 क्वार्टर भी था, काफी स्पेस था क्वार्टर में, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं थी। घर के पास पोस्टिंग मिल गई थी, 2 घंटे में अप डाउन कर लेता था ट्रेन से हर वीकेंड पे। अच्छा, और उसमें ये था कि आप स्पोर्ट्स, जिम भी था अंदर, स्पोर्ट्स के लिए भी बढ़िया फैसिलिटीज थी। आप खाना पीना खुद बनाते? खाना पीना वहाँ पे सर था, मेस था। अच्छा, लेकिन मैंने खाना बनाना सीख लिया था, क्योंकि मुझे मुंबई की हालत देख गई थी, तो मैंने मुंबई में सीख लिया था। मैंने यूट्यूब से देख कर फिर मैंने सर खाना बनाना स्टार्ट किया। मुझे समझ में आ गया था कि अगर बढ़िया खाना है तो खुद से बनाना पड़ेगा। तो वो आलकस नहीं आता था फिर बनाने में? आलस तो आता था सर, लेकिन क्या करें, अब कोई नहीं तो अकेला खुद से बनाना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, और मुझे ये बताना कि मैं फिर से उसी सवाल पे लाता हूँ कि आपने ज्वाइन यहाँ पे किया था ICAR असिस्टेंट कब? वाराणसी में? सितंबर में सर, मऊ में सर, मऊ जिले में। मऊ जिले में कौन से महीने में? सितंबर में ही। तो सितंबर 2024 से ना आप, तो सितंबर 2024 में आपने ICAR ज्वाइन किया मऊ जिले में, यूपी में। उसके बाद फिर CGL की तैयारी की आपने, मेंस की, क्योंकि प्रीलिम्स आपने लगभग तभी दे दिया। हाँ। तो मेंस में तो फिर बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं था आपके पास? नहीं सर। तो वो तैयारी कैसे की थी और क्या रूपरेखा थी? सर तैयारी ये था कि क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम रहता था, क्योंकि ऑफिस आने जाने में टाइम ही नहीं लग रहा है, पूरा टाइम तो मेरा बच ही रहा है। हाँ।
और कहीं न कहीं क्योंकि एक पहले जैसे कि मुंबई में रहते थे तो ऑफिस जाने में थोड़ा टेंशन होता था कि हाँ निकलना है, फिर तैयार होना है, फिर जाना है। यहाँ पर ऐसा नहीं था, हम पूरा टाइम बचता था हमारे पास, और कहीं ना कहीं ऑफिस में भी थोड़ा बहुत टाइम बच जाता था जिसका मैं यूटिलाइज़ करता था, अच्छे से मैं मॉक देता रहता था। और जैसे भोर में मैं उठ जाता था। मैं रात वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं टोटली भोर वाला हूँ। मुंबई के मजे नहीं ले पाया तो? हाँ सर, कह सकते हैं। मैं सर भोर में उठ जाता था 4:30-5 बजे, और प्रिपरेशन की फेज के दौरान तो मैं 3:30 बजे उठता था भोर में, क्योंकि मैं टोटली भोर वाला आदमी। अच्छा, मुझे ये बताना कि आपकी जो ड्रीम पोस्ट है वो ASO ही है? हाँ ASO ही सर। CSS में जो ASO ये ड्रीम पोस्ट थी, लेकिन आप तैयारी करना आपने स्टार्ट किया 2021 में और सिलेक्शन हुआ आपका 2025 में जाके। यस। तो इतना लंबे समय तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके कारण क्या रहे? डेविएशन बहुत ज़्यादा था मेरे पढ़ाई जैसे? में। मैं बहुत डेविएट हुआ हूँ सर। जैसे मैं बताता हूँ, मैं 2020 का मैंने फर्स्ट दिया था, तो जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के जस्ट 6 दिन पहले मैंने यूपी टेट दिया हुआ था। अच्छा। ठीक है, यूपी टेट जैसे ही मैंने दिया, पेपर इजी था, तो यूपी टेट तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उसके 6 दिन पहले जो था मैं बहुत ज़्यादा डेविएशन हो गया, बहुत डेविएट हो गया, कि इतना डेविएशन हो गया कि मैंने पढ़ाई करना ही बंद कर दिया। कारण? पता नहीं क्या हो गया सर, जैसे एग्जाम आने के पहले अंदर से एक नर्वसनेस आने लगा था कि अरे कर लेंगे ऐसे करके था, मतलब कि अच्छा। मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता था मेरा। मैं बहुत डेविएट हुआ हूँ सर। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैंने वो 6 दिन रिवीजन कर लिया होता तो शायद आज मैं 20 में ही सेलेक्ट हो गया होता। 20 में सेलेक्ट हो क्योंकि इसमें 7 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे जो मैंने फॉर्मूला बेस्ड थे, और मैंने फॉर्मूला न याद होने की वजह से या फिर वहाँ पे गलती कर दी सॉल्व करने में, इसकी वजह से मैं रह गया 2 नंबर से। तो सर कहीं ना कहीं डेविएशन बहुत। उसके बाद फिर मैं जब आगे बढ़ा तो फिर कहीं ना कहीं घर पे भी काफ़ी फैमिली इश्यूज में भी काफ़ी डेविएट हुआ मैं। जैसे? जैसे घर के जो इश्यूज होते हैं, जैसे कि मेरे घर में थोड़ा सा था इशू, कोई से पढ़ाई को लेकर कोई सपोर्ट नहीं था, और मुझे पैसे से भी कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मुझे खुद से ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था, फिर अपना जुगाड़ खुद ही करना पड़ता था। घर से मुझे केवल खाना मिलता था। ओके। हाँ, सब कुछ मुझे खुद ही करना था। कितने भाई बहन हो आप? सर 2 भाई 2 बहन है, सबसे लास्ट में हम हैं। अच्छा। तो भैया तो मेरे मुंबई में ही थे, अच्छा भैया प्राइवेट जॉब करते थे सर। उसके बाद और डेविएशन, जैसे पहला डेविएशन ये हुआ कि सीटेट का पेपर दिया या यूपी टेट का पेपर दिया, उसका 6 दिन बचे थे मेंस में। मेंस, सीजीएल मेंस में। हाँ, सीजीएल मेंस में सर। और सीजीएल मेंस जैसी जॉब में आप 6 दिन इतना रिलैक्स होके बैठ गए कि पढ़ना ही नहीं, हो जाएगा। हाँ सर। उसका तो एक फैमिली डेविएशन। और कौन से डेविएशन रहे जो इतना साल लग गया आपको? सर मूवी देखने का बहुत ज्यादा वो था कि मतलब कोई भी न्यू मूवी आई तो देखनी है यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब पे। यूट्यूब वाला गलत शौक है। होम थिएटर, मतलब थिएटर वगैरह जो होते हैं उसमें जाके नहीं, उसमें उतना पैसा नहीं बचा सर। उतना तो ठीक, पॉसिबल ही नहीं था सर जाना। पैसा ही नहीं था। हाँ, पैसा ही नहीं था सर उतना। तो हम ये कह सकते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन हो गए जो यूट्यूब पे। सोशल मीडिया नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया है और ना ही व्हाट्सएप पे मैं उतना एक्टिव रहता हूँ। तो मैं, हाँ, यूट्यूब आप कह सकते हैं, यूट्यूब पे मैं एडिक्टेड हो गया था। यूट्यूब भी टाइप ऑफ सोशल मीडिया ही है। अच्छा, हाँ, तो सर यूट्यूब कह सकते हैं। अब कितनी देर देख लगा रहता था? 2 मूवीज एक दिन में खत्म कर देता, 3-3 घंटे के सारे। उस हासिल क्या करता था? हाँ सर, टाइम पास हो रहा था। वो इशू ये था कि मतलब मूवीज था तो अच्छी लगती थी देखने में, और साउथ की मूवीज उस समय डली होती थी, तो सर वो और ज्यादा दिमाग में छाया रहता था। तो देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2 कारण हो सकते हैं कि आदमी डेविएट हो रहा है। एक पहला कारण तो ये, और डेविएशन इस वजह से कि बहुत ज्यादा समय हम यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं मूवी देखने या और कुछ चीजों में। तो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो हमारा ग्रुप अच्छा नहीं था यार दोस्तों का, क्योंकि जब हमारे पास ग्रुप होता है ना तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम अपनी बातें दूसरे को शेयर कर पाते हैं, है ना, उससे कुछ मोटिवेट हो पाते हैं या कुछ खेलने कूदने में। और दूसरा ये था कि नहीं, एक एडिक्शन लग ही गया था और करने के लिए कुछ मन में था ही नहीं, तो टाइम पास करना ही एक बड़ा रीजन था। कहीं ना कहीं सर मेरा मानना है मेरा ग्रुप अच्छा था, क्योंकि सीजीएल से मेरा फ्रेंड, काफी क्लोज फ्रेंड सेलेक्ट हो चुका था, वो पोस्टल इंस्पेक्टर के तौर पे। वो यूपी में ही है अभी। अच्छा, तो मुझे ये बता कि जो तेरा फ्रेंड सीजीएल में सेलेक्ट हो गया था, जलन तो पूरी हुई होगी उस समय? जलन तो नहीं सर, लेकिन अंदर से ये था कि हाँ वो बंदा, समझ में सकता हूँ। तो ये था सर। और की कौशल का डायलॉग है ना, ये दर्द खत्म का है नहीं हो रहा साला, तो वो वाला फील आता है। हाँ सर। और एक और फ्रेंड था, और हम लोग 3 ही फ्रेंड थे सर। तो और एक और जो फ्रेंड था वो डाटा साइंटिस्ट बन चुका था बेंगलुरु में। अच्छा। तो अब मैं ही बच गया था।
तो मुझे भी कहीं ना कहीं होना था, तो अंदर तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं मैं, वो लोग चले भी गए थे यहाँ से, हाँ। तो कोई साथ में था नहीं जिससे मैं शेयर कर सकूँ या कुछ बात कर सकूँ। फ़ोन पे बात होता लेकिन फ़ोन पे उतना नहीं हो पाता सर। अच्छा, आपने जो फर्स्ट टाइम तैयारी करनी स्टार्ट की, वो किस समय तैयारी करनी स्टार्ट की और कैसे तैयारी करनी स्टार्ट की? फर्स्ट टाइम तो मेरे जो जिस दोस्त ने सीजीएल क्रैक किया था उसी से मैंने गाइडेंस ली थी सर कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट वीडियो था सर यूट्यूब पे, वो आपका 7 घंटे वाली वीडियो थी परसेंटेज। अच्छा, शुरुआत फर्स्ट वीडियो सर आप ही का था वो क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, तो और वो काफ़ी बेसिक से आपने पढ़ाया है, और उस समय डिजिटल बोर्ड हुआ नहीं करता था, आपने वो क्वेश्चन आता था सर उसमें। हाँ सर, तो मैंने सर उसका पूरा नोट्स बनाया था हाथ से, उससे मैंने मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था। और आपका उस समय ऐप पे सर वो आता था नोट्स करके, राकेश यादव सर नोट्स। वो मेरे नोट्स नहीं तो फर्जी लड़कों ने डाल रखे थे ऐप बना के। हाँ, तो सर हम जो क्वेश्चन नहीं आता था उस समय, क्योंकि उसमें पैसे की बहुत तंगी थी सर, तो सर मैंने किसी तरह मैनेज किया। फिर जब ट्यूशन वगैरह से फिर यूट्यूब पे काफ़ी आपके आने लगे वीडियो सर, आपके भी सर, गगन सर के भी वीडियोस आने लगे, काफ़ी टीचर्स के आने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने कंप्लीट किया कोर्स, लेकिन डेविएट होकर। अगर मैं चाहता तो मैं 1 साल में भी तैयारी कर। डेविएशन को समझा कि बार बार डेविएट क्यों हो रहा था तैयारी करते वक्त? कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि मैं 100% दे नहीं पा रहा था, मैं फोकस्ड नहीं हो पा रहा था। जैसे कि एक होता है ना, अंदर से इच्छा आती कि नहीं मुझे बनना है, मुझे निकालना है, मुझे जैसे घर पे मोटिव क्लियर नहीं हो पा रहा था। हाँ सर, और एक और मोटिव ये था कि जैसे घर पे मैं था तो घर पे खाना तो मुझे मिल ही रहा था, पंखा चल रहा है, हवा आराम से, कुछ करना है नहीं, प्रेशर भी उतना नहीं आ रहा था, पैसे की भी उतनी उसमें नहीं समझ आ रहा था कि हाँ पैसे की दिक्कत है हमारे घर में। तो उसमें अंदर आग नहीं जल पा रही थी कि हाँ अरे तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा आगे। तो ये आग जली कब? जब दोस्त लोग निकल चुके यहाँ से, 6 महीने बीत गए, और उसके बाद फिर जब अगल बगल एक और लड़कों को देखा कि हाँ ये लोग सिलेक्शन हो चुके हैं, और कब तक ऐसे चलेगा, अंदर ये आया कि हाँ जब सर्कल निकल गया और वो आग लगी। हाँ सर, आग लगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि कैसे आगे फ्यूचर कैसे बीतेगा, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ना तो बैंक बैलेंस है पीछे, ना कुछ प्रॉपर्टी, ना कोई एसेट है, तो फिर कैसे काम चलेगा। जेन्युइन बात। हाँ सर, तब फिर मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ पैसा कमा कर ला, कुछ नहीं, वो हमेशा कहती रहती थी कि हाँ तू कर, हो जाएगा। हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे फादर नहीं है सर, अच्छा, तो मम्मी का ही मेरा सपोर्ट था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ नहीं हो रहा है, बैठा है, तो कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने। अच्छा, तो कोई नया बच्चा जो तैयारी करनी स्टार्ट कर रहा है, अगर उसको तू कुछ सलाह दे पाए कि डेविएशन से कैसे बचा जाए, क्योंकि तू तो डेविएशन का राजा रहा है, तूने तो कदम कदम पे डेविएशन लिया है, कौन सी ऐसी सलाहें जो तू देना चाहेगा ताकि नया बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो इस डेविएशन के जाल में ना आए? पहले तो अपने अंदर आग जलानी पड़ेगी अगर अंदर मोटिवेशन तो नहीं रहा अगर आपके अंदर, तो आप मेरे ख्याल से डेविएट हो सकते हैं। यूट्यूब वगैरह हुआ, सोशल मीडिया वगैरह हुआ, और सर कहीं ना कहीं मेरा मानना है अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं तो आप गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। ये तूने सही पॉइंट दिया है, ये डेविएशन का सबसे बड़ा कारण निकला है। अच्छा, तो इस उम्र में होता क्या है कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में आदमी चला जाता है। हाँ सर, है ना, ये अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रहने। तो अब इससे बचा कैसे जाए सर? इससे बचा तो नहीं जा सकता शायद? नहीं, क्यों नहीं बचा जा सकता सर? बिल्कुल बचा सकता है। कैसे बचा जा सकता है सर? अगर जैसे जनरली क्या होता है कि हम लोग अगर सामने अगर अपोजिट सेक्स का अगर कोई अट्रैक्टिव इंसान दिख गया तो कहीं नजर चला जाता है। लेकिन जब आप फोकस्ड होते हैं कि हाँ, और आप कहीं अगल बगल, अगर आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका बस मोटिव होना चाहिए नीचे चलो, अगल बगल मत देखो, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत जबरदस्त डेविएशन होता है सर। लाइब्रेरी में भी होता है सर। तो आप कहीं मत देखो इधर उधर, आप बस नीचे चलो, नीचे देखते चलो, अब आप बैठो, न इधर झाँको न उधर झाँको, बस कंटिन्यू लाइब्रेरी में अपने केबिन में घुसो और बैठ के पढ़ते रहो। देखो, उस बच्चे ने, एक राजस्थान का बच्चा, तो उसने बड़ी अच्छी बातें कही इसी चीज के ऊपर। उसने 5-6 पॉइंट दिए कि लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों में ये गुण होना चाहिए। शायद ये रील अगर पहले चली जाती तो तेरा फायदा हो जाता। उसने पहला बताया कि बिल्कुल साधारण से साधारण कपड़े पहनो ताकि ना कोई आप पे अट्रैक्ट हो पाए, ना आप किसी पे अट्रैक्ट हो पाए। करेक्ट। दूसरा, उसने पॉइंट दिया कि जब बीच में ब्रेक होता है, चाय पीने जाते हैं, तो चाय पीने जब जाओ तो अकेले चाय पीने जाओ, किसी को साथ मत लेके जाओ।
है ना। उसने इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट बताए और वो बड़े वैलिड पॉइंट है। और वो अभी मैं इंस्टा पे और यूट्यूब पे देख रहा था, करीबन करीबन वो 8 करोड़ लोगों ने वो देखी है, 80 मिलियन उसकी रीच गई है, क्योंकि वो पॉइंट बहुत वाजिब है। अब मुझे तो वापसी आ इसी गर्लफ्रेंड वाले पॉइंट पे, क्योंकि मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ये बता कि मतलब फलसफा कितने साल तक चलता रहा तेरे साथ सर डेविएशन इस वाले पॉइंट पे? मुझे लगता है अगर 2 साल तो चला। और ये बड़ी हिम्मत की बात है कि कोई आके ना अपनी बात कह पा रहा है। और देखिए, इस पॉडकास्ट का उद्देश्य भी यही है और शायद इन बच्चों का भी उद्देश्य यही है कि जो गलतियां इन्होंने की वो गलतियां आप ना करें, और जो खूबियां इनमें थी या जो अच्छे काम इन्होंने किए वो अच्छे काम आप तुरंत पकड़ लें। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने अनुभव से ही सीखें, जरूरी है कि हम दूसरों के अनुभव से सीखें, ताकि कम समय में सफलता सुनिश्चित की जा सके। हाँ, वो 2 साल चला, उसमें क्या क्या रहा? तो उसमें डेविएशन में ये था कि मैंने जैसे मुझे क्या था कि मुझे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए थी। मैं 2-2 दिन तक लाइब्रेरी नहीं जाता था। उसके साथ घूमते रहते थे? नहीं, ऐसा नहीं था सर। ऐसा भी नहीं था कि मैं एकदम पूरी तरीके से घूमता रहता। मैं घर पर मूवीज देखता रहता था। जैसे आज मन नहीं गया मूवीज देख रहा हूँ, 2-2 मूवीज देख 3-3 मूवीज देख डाली एक दिन में। और जियो था ही था तो नेट का भी कोई इशू नहीं था, 1.5 GB मिल ही रहा था। तो यूट्यूब पे साउथ की मूवीज देख ली, 3-3 वीडियोस देख लिए, ऐसे करके मेरा टाइम कट जाता था। फिर 2 दिन बाद फिर गया पढ़ने के लिए। लेकिन ये है, मैं लाइब्रेरी में बैठ करके, मतलब जब मैं बैठता था वहाँ में मैं टोटली फोकस्ड रहता था। लाइब्रेरी में फोकस था। जब लाइब्रेरी, हाँ, जिस दिन लाइब्रेरी गया तो वहाँ पे अगर बैठना है तो बैठे ही रहना है। सिर्फ आधे घंटे के लिए खाने के लिए घर जाना है, फिर वापस आना है, फिर कंटिन्यू 4 बजे तक बैठना है, फिर ट्यूशन पढ़ाने जाना है। 8 बजे 8:30 बजे तक ट्यूशन पढ़ा है, फिर वापस घर, फिर थोड़ा बहुत बात करना है, 9:30 बजे सो जाना, फिर 3:45 उठ जाना। ये मेरा वो था सर नियम। मुझे आशीष से आपकी बात समझ के ये चीज समझ में आ रही है कि जो भी बच्चा तैयारी करने वाला है उसको ये छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए सबसे पहले, कि अगर उसको तैयारी शुरू करनी है तो बड़ा टारगेट ना बनाए। जैसे आपने कहा कि मैं सप्ते में मान लो 2 ही दिन लाइब्रेरी जा पाता था, बाकी दिन नहीं जाता था। लेकिन जिस दिन मैं लाइब्रेरी जाता था उस दिन मन करके पढ़ता था। तो बच्चे को टारगेट ये बनाना चाहिए कि अगर आपके जैसा बच्चा हो कि ठीक है मैं मूवी देखूंगा, लेकिन मैं पहले लाइब्रेरी जाऊंगा, 5 ही मिनट खड़ा हूंगा और उसके बाद वापसी घर आऊंगा और फिर मूवी देख लूंगा। उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा चांसेस होंगे जब वो सिचुएशन पे आप पहुंचेंगे ना तो वापसी नहीं मुड़ेंगे। हाँ सर, ये तो कंफर्म है ना। ये मैं खुद पे भी करता हूँ बहुत बार, जब एक्सरसाइज का मन नहीं करता, क्योंकि जिस उम्र में मैं हूँ उस उम्र में एक्टिव रहने के लिए आपको बहुत काम करने पड़ते हैं शरीर से। तो जब कई बार एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता तो मैंने अपने लिए एक डायरी बनाई हुई, एक पेज है, वो मैं पेज पढ़ता हूँ, उस पर लिखता हूँ कि मुझे 5 मिनट के लिए नीचे बैठना है। मन नहीं है ना, जैसे मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है तो मैं लिखता हूँ कि मुझे 5 मिनट बैठना है उस अंधेरे में, चाहे कुछ हो जाए, ग्राउंड में जाके खड़े होना है, कुछ भी करता रहूंगा लेकिन 5 मिनट जाना है। लेकिन जब 5 मिनट में वहां खड़ा होता ना बेकाम से भी, तो धीरे धीरे मैं काम करना शुरू कर देता हूँ और मेरी वो रूटीन बन जाती है। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि आप रेगुलरिटी बनाइए। अगर लाइब्रेरी जाने में आपको कई बार दिक्कत होती है, मन हारता है, क्योंकि ये चीज जो है ना रिप्लाई देता है, अरे आज रहने दे क्या फर्क पड़ेगा, आज रहने दे क्या फर्क पड़ेगा। तो कोशिश करिए, इसको जवाब दीजिए, कोई नहीं, एक बार जाते हैं वापसी आ जाएंगे, फिर देख लेंगे मूवी। दूसरा काम ये है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, छोटे टारगेट बनाओ और उस पर सेलिब्रेट करो अगर वो अचीव हुआ है तो, और अगर वो अचीव नहीं हुआ है तो पनिश भी करो अपने आप को। बिल्कुल, है ना। अगर आप लाइब्रेरी गए हो और आपने टारगेट रखा हुआ है कि यार मुझे आज 4 घंटे पढ़ना है, और अगर आप 4 घंटे पढ़ लेते हो तो अपन उस चीज को सेलिब्रेट करो कि ठीक है यार, अब मैं आधा 1 घंटे के लिए चाय पीने जा सकता हूँ, दोस्तों से गप्पे लड़ा सकता हूँ। और अगर वो 4 घंटे मन करके नहीं पढ़े हैं स्टॉप वॉच लगा के, तो फिर खुद को पनिश भी करो, 2-4 चाटे भी लगाओ। और पनिश करने का सबसे अच्छा तरीका है, कान में लीड लगाओ और फिर सोचो कि मुझे आज 5 किलोमीटर भागना है। क्योंकि जब आप फिजिकल वर्कआउट करोगे तो बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो आपकी बॉडी में रिलीज होंगे, और उसके बाद क्या होगा, हैप्पी हार्मोन्स आएंगे और आप दोबारा से उस चीज के लिए मोटिवेट हो पाएंगे। तो वो बहुत जरूरी है कि अपने टारगेट के प्रति थोड़ा थोड़ा सा अवेयर होते रहें। अच्छा, मुझे अब अगली चीज ये बताना है, मैं उसी सवाल पे दोबारा लेके आता हूँ कि 2 साल जो ये डेविएशन चला, तो उस डेविएशन में बहुत बार तो ये एहसास आता होगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। लोग कहते हैं कि ऐस करनी है तो अपने दम पे करो, बाप के दम पे तो सिर्फ पढ़ाई करो, है ना। और आप बाप के दम पे चल रहे थे या परिवार के दम पे चल रहे थे, हाँ कह सकते है ना, कह सकते थे, क्योंकि खाना तो वही खिला रहे, खाना तो मिलेगा। तो ये कई बार एहसास नहीं होता था कि
बाप के दम पे चल रहे हैं या परिवार के दम पे चल रहे हैं तो जरूरी है कि आप पढ़ें, इधर उधर वेस्ट ना करें। तो फील कई बार होता था जब हम इरेगुलर होते थे अपनी पढ़ाई के काम में। हाँ सर, जिस दिन हम लाइब्रेरी जाते थे, जब उस दिन लोगों को देखते थे, बाकी लोगों को सीजीएल प्रिपरेशन करते समय, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता था कि यार कर क्या रहे हो भाई, तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम को, और क्यों इतना ज़्यादा तुम इरेगुलर हो रहे हो। कहीं ना कहीं तुम्हें रेगुलर होना पड़ेगा। और जब सर रिजल्ट वगैरह आता था और नहीं सिलेक्शन होता था, तो अंदर से कहीं ना कहीं कचोटता था मन कि मतलब क्यों कर रहे हो, जब उनको पता है कि रिजल्ट इतना बुरा आ रहा है, तुम अच्छा कर सकते हो, तुम रेगुलर बन सकते हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई। अच्छा, जिस दिन फेल हो जाते हो पेपर में, हाँ सर, जैसे बहुत सारे पेपर दिए नहीं हुआ, फेल होते थे, जिस दिन रिजल्ट आता था उस दिन स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता था? उस दिन सर पहले तो रोना आता था। रोयो? हाँ रोए तो है सर, क्योंकि इसलिए लिया अकेले सर, अकेले? घर में किसी को पता नहीं होता कि मैं घर में मतलब रिजल्ट आया है। घर में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मतलब ऐसा था, उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कर? तो रूम में अपने मतलब बस बंद करके मतलब थोड़ा बहुत रोते थे कि हाँ चलो कोई बात नहीं। फिर ये फील होता था कि ठीक है कोई बात नहीं, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। ज़्यादा दिन आप 1-2 दिन थोड़ा सा लगता था खुद को संभालने में, लेकिन उसके बाद फिर प्रिपरेशन, जैसे जब मैं 2 बार फेल हुआ ना सर, जैसे जब मेरा ये 1.5 साल का टाइम बीता डेविएशन वाला, 1.5-2 साल, तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई अब सीरियस होना पड़ेगा। एज भी आपकी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपकी भी एज बढ़ रही है, तो भाई आपको भी कहीं ना कहीं संभालना होगा, फैमिली को, अपनी मदर को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आपके फादर नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी अपनी। सब जाकर सर उसके बाद मैंने रेगुलरिटी अपनी बढ़ाई, फिर मैं कंटिन्यू हुआ, तब जाके मुझे रिजल्ट स्टार्ट हुआ दिखना। बहुत कम बच्चे होते हैं कि बहुत सिंसियर रहते हैं स्टार्टिंग से। अभी मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं उसका नाम शायद याद नहीं है, शिवानी है शायद, उसका मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उसका मैं देख रहा था 21-22 साल की उम्र में ये बच्चे आईएएस बन जाते हैं। बस उनके साथ एक ही चीज बहुत अच्छी रहती, डेविएशन नहीं होता, टारगेट बहुत फिक्स है, ये करना है। और एक बच्ची थी, हमारे एक चैनल है कैरियर आईएएस, उस पर हमने उसका इंटरव्यू डाला हुआ है, मैं उसका नाम शायद निकल गया दिमाग से। वो जॉब करती थी और वो किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी, वर्क फ्रॉम होम रहता था, और उस समय उसको सिस्टम ऑन रखना पड़ता था, 9-10 घंटे के लिए काम लगातार करते रहना पड़ता था। तो वो कहती थी कि सर मेरी जॉब जो होती थी वो स्टार्ट होती थी 12 बजे से और रात के 9 बजे तक। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, और जब बाकी लोग उठते थे ना, मैं तब तक 4 घंटे की पढ़ाई पूरी कर चुकी होती थी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत सही डायरेक्शन में गए हैं और फिर सिलेक्शन लेके निकल गए। और डेविएशन एक ऐसी चीज है कि जिस बच्चे ने भी कहा कि अगर वो अंदर की आग नहीं जली है ना, तो कोशिश करो किसी चीज से जलाई जाए वो। बिल्कुल। एक बच्चा था नीलेश करके, उसकी 71 या 73 रैंक है यूपीएससी में। उसने कहा कि मैं प्राइवेट जॉब करने लग रहा था, मेरी अच्छी जॉब थी पढ़ाई के बाद, मेरे पास मात्र 1 महीने का टाइम था एग्जाम का, मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा था, और यूपीएससी में आप भी जानते हैं अटेम्प्ट बहुत कम होते हैं, तो बच्चा कोशिश करता है कि आज जब पूरा तैयार हो तभी मैं उस अटेम्प्ट को दो, अदरवाइज उस अटेम्प्ट को ना दो। लेकिन कह रहा मैं तैयार पूरी तरह नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उस अटेम्प्ट को दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं फेल हो गया ना प्रीलिम्स में, सीसेट में, तो उसके बाद मेरे अंदर जो आग लगेगी ना, वो मुझे अगले 1 साल के लिए जिंदा रखेगी। तो बहुत बार अगर तीर बहुत दूर तक ले जाना है तो कमान को बहुत पीछे खींचना पड़ता है, तभी वो ताकत आती है। तो जरूरी है डेविएशन से बचने के लिए। अच्छा, पढ़ने के कोई 10 पॉइंट ऐसे बता, मैथ में, जीएस में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, कि कोई 10 ऐसी स्ट्रेटजी बता सब्जेक्ट वाइज जो तुझे ठीक लगती हुए, कितनी भी। मेरे हिसाब से इंग्लिश के लिए भोर का समय जो है वो परफेक्ट है पढ़ने के लिए, क्योंकि जो वोकैब्स हैं, OWS वगैरह हैं, या जो इडियम्स फ्रेजेस हैं, वो कहीं ना कहीं भोर में ज़्यादा अच्छे से माइंड में बैठते हैं। और तुम रटते थे या सिर्फ पढ़ते थे इनको? नहीं, मैंने तो रटा है सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इंग्लिश मैंने रटा हुआ। रटा है? हाँ, इंग्लिश मैंने रटा हुआ, क्योंकि इंग्लिश मैं समझ नहीं सकता उसको। अच्छा। तो मैंने उसको रटा ही है, और भोर में मैंने 3:30 बजे उठता था और 7 बजे तक मैं उसे रटता था। इंग्लिश को रटा? हाँ, केवल इंग्लिश, क्योंकि मैं हिंदी यूपी बोर्ड से हूँ सर। अच्छा। तो मेरा बहुत, और मैं गवर्नमेंट स्कूल का हूँ। हाँ, तो दिक्कत बढ़िया, बहुत दिक्कत थी सर। और गवर्नमेंट स्कूल का, उसके बाद प्यार करना और फिर इंग्लिश पढ़ना है, कमाल की चीज है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कहते हैं कि जो जितने विचलित होते हैं उतना ही ऊंचाई पर भी जाते हैं, अगर वो सही समय पर उस विचलन को कंट्रोल कर ले, है ना। और तूने उस विचलन को कंट्रोल किया और आज ऊंचाई पर है। एक सरकारी स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा, आप
ESO लगा हुआ है, 5 साल में सेक्शन ऑफिसर बन जाएगा, उसके बाद अलग अलग पोस्टों पे प्रमोट होके जाएगा और देश की सेवा करेगा। तो विचलन को सही समय पे पहचाना और उसका इलाज करते, इससे बड़ी खूबसूरत चीजें क्या होगी। अच्छा, रटते कैसे थे, मतलब पढ़ते रहते थे उसको लगातार, या मतलब जैसे सर जैसे इंग्लिश में मैं पढ़ता था, जैसे जो भी बुक्स मेरे पास रहती थी, अवेलेबल रहती थी, मैं एक दिन में लगभग 2 से 3 पेज वोकैब्स के पढ़ लिया। फिर मैं उससे पूरे वोकैब को तब तक कंटिन्यू रखता था जब तक वो खत्म नहीं हो जाती थी। तो एक बार में अगर पूरा वोकैब पढ़ा, 1 हफ्ते लगे मान लीजिए, फिर से उसको अगली बार पढ़ता था। अच्छा, हाँ, फिर से अगले 1 हफ्ता फिर, क्योंकि मुझे पता है एक बार से वो नहीं याद होने वाला। तो सर ऐसे करके 3-4 बार जब मैंने किया तो फिर दिमाग में बैठने लगा वो, और जब मैं मॉक देता था तो फिर वो अपने आप ही माइंड में आ जाता था कि हाँ इसका आंसर ये होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि मॉक टेस्ट, PYQ की बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक और क्लास नोट्स, इन तीनों की अहमियत कितनी रहती, खासकर मैथ जैसे सेक्शन में? सर कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट का तो बहुत बड़ा रोल है, और PYQ बुक्स का भी रोल है, क्योंकि PYQ से आपको नॉलेज मिलती है कि हाँ किस टाइप की क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो आपको तो मैं कहूँगा कि अगर SSC की फील्ड में आप अगर आना है किसी को, तो भाई उसको तो PYQ से ज़रूर गो थ्रू होना चाहिए। और स्टार्टिंग में ही मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज गेन कर लिया है कि हाँ चीज़ों के बारे में पता कर लिया है, SSC के बारे में कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, तो आपको मॉक के टेस्ट के थ्रू भी आपको गुजरना चाहिए। भले मार्क्स कम है, आप उससे डरिए मत कि हाँ मार्क्स कम आ रहा है, अरे डीमोटिवेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मॉक्स आप दीजिए। तो मॉक्स पे जो मॉक टेस्ट रहते थे उसका एनालिसिस करते हैं? हाँ सर, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। कैसे? जैसे सर मैं मॉक टेस्ट देता था तो मुझे पता चलता था कि जैसे मैथ्स का सेक्शन था, तो मैथ्स का सेक्शन मुझे पता चलता कि हाँ इस टॉपिक से मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने उसको नोट किया और उसी दिन मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, हाँ, उस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन, जैसे मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस का हो गया, तो अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं फिर से पहले उसको वीडियो देखता था यूट्यूब पे और उसको समझने की कोशिश करता था, और फिर उसको फिर से रिवीजन करके थोड़ा उसके क्वेश्चंस का फिर मैं आगे बढ़ता था। इसी तरह मैं इंग्लिश में ही पढ़ता, जैसे इंग्लिश में मैंने आज ही मॉक दिया और मुझे पता चल गया कि हाँ ये क्वेश्चंस जो है मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उस चैप्टर के उठाते था, उस चैप्टर का मैं एक्सरसाइज फिर से सॉल्व करता था और उसको फिर से एक बार पूरा रिविजन करता था एक्सरसाइज को, तब मैं आगे बढ़ता था। और जीके में भी सेम स्ट्रेटजी थी मेरी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ही पूछना भी चाहते हैं, जो कमेंट थे उसमें भी बच्चों ने लिखा था कि एक नया बच्चा जो एवरेज स्टूडेंट है वो तैयारी अगर करनी स्टार्ट कर रहा है तो कितने महीने में CGL का सिलेक्शन लिया जा सकता है और उसकी राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सर मेरे ख्याल से अभी जो फॉर्मेट है CGL का, 8 महीने में ही सब कुछ कवर हो जा रहा है, अब तो साल लगते नहीं, 2 साल। तो मेरे ख्याल से अगर कोई मेरे जैसा एवरेज बच्चा है, क्योंकि मैं अभी एवरेज ही रहा हूँ, मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ सर, तो 8 महीने से 1 साल इनफ है सिलेक्शन के लिए सर। और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी सर यही होनी चाहिए, आप पहली बार तो फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा, और आपका दिनचर्या जो है आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ आप इतने टाइम से इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देंगे, इतने टाइम से इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देंगे। आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए किस टाइम आपको मॉक देना है, किस टाइम आपको रिविजन करना है, किस टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की या फिर इंग्लिश की। और आपको दिन के हिसाब से भी करना पड़ेगा कि मतलब जैसे मेरे साथ क्या था कि मैं इंग्लिश में पहले भोर में पढ़ता था, क्योंकि मुझे इंग्लिश भोर में ही याद होती थी, मैं दिन में इंग्लिश नहीं पढ़ पाता था। समझ गया। और इसी तरह जो मॉर्निंग वाली टाइम होती थी, फिर उसमें मैं मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करता था, और दिन में जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोने वाला व्यक्ति हूँ सर, मुझे नींद बहुत प्यारी है। तो सर मैथ जिस टाइम मुझे दिन में लाइब्रेरी में नींद आती थी, खाना खाने के बाद ज़बरदस्त जो सर नींद आती थी, उसमें मैं मैथ सॉल्व करता था। अच्छा, ये बताना कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें? एक बच्चे का सवाल है कि आपने मैथ्स की तैयारी कैसे करी और हमें कैसे करनी चाहिए, ताकि इसको पूरा एक्सप्लेन करें। सर मैंने जो मैथ्स की तैयारी स्टार्ट की थी, जैसे मेरे दोस्त ने गाइड थोड़ा कर दिया था कि हाँ यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करो, तो सबसे पहला जो मेरा चैप्टर था, मैंने तो सर परसेंटेज आपका ही देखा था। मुझे लगता है कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स में आपके माइंड को खोल देता है सर, खोल देता है, क्योंकि उसका काफ़ी यूज़ है सर अलग चैप्टर्स में। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग आप परसेंटेज से ही करो, आपको बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत बेनिफिट होगा। हाँ सर, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं उसमें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं सर। आपको दिक्कतें थोड़ा कम आती हैं बाकी चैप्टर्स में भी, क्योंकि उसमें परसेंटेज का काफ़ी बड़ा रोल है अलग दूसरे चैप्टर्स में भी। और आप रिवीजन करना मत भूलें। कैसे करते थे रिवीजन? सर सच बताऊं तो मैं रिवीजन बहुत कम किया, जिसका नुकसान भुगतना पड़ा मुझे। मैंने रिवीजन बहुत कम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि रिवीजन करना चाहिए और ज़रूर करें सर,
रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपका जो सिलेक्शन 1 साल में होना है वो आपका सिलेक्शन 2-3 साल में हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा ये टाइमिंग। तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आपको जो भी चैप्टर्स, जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं उसको क्लियर कट करिए कि हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर करिए कि हाँ, इस चीज़ में मुझे दिक्कत आ रही है तो मुझे फिर ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। आप इसको टालिए मत कि हाँ, अरे आज दिक्कत है, मैं 1 हफ्ते बाद पढ़ूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये बताना आशीष कि आपने जो तैयारी की इसमें कौन सा ऐसा पीक टाइम था, वो चाहे 1 महीने का हो या 1 दिन का हो या 6 महीने का हो, जिस समय आपने पूरी डेडिकेशन के साथ सीजीएल की तैयारी की, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो टाइम था ये सबसे पीक टाइम था मेरी तैयारी का? सर 2022 का जो सीजीएल था उसके पहले मैंने जो तैयारी की वो बहुत जबरदस्त। अच्छा, 2022 से पहले? 2022 वाले सीजीएल का। अच्छा हाँ, क्योंकि 2022 का सीजीएल का मेन शायद 23 में हुआ था। हाँ, 23 मार्च में। उसके पहले जो मेरी प्रिपरेशन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, भटकाव तेरा उसके बाद हुआ है? उसके पहले भी सर मैं लगातार प्रिपरेशन फेज में भी मैं भटका हूँ सर, लेकिन 2022 में जो सीजीएल मेंस था उस दौरान मैं नहीं भटका 3 महीने, क्योंकि एकदम क्लियर था कि हाँ, जॉब पाना ही है। क्योंकि अगर नहीं पाया तो फिर आपको मजदूरी करनी पड़ेगी या कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। अच्छा, मॉक टेस्ट जब देते हो तो मॉक टेस्ट देते हो तो अगर आपको सलाह देना चाहें बच्चों को? मॉक टेस्ट पॉज न करें, एक टाइम पे एक साथ पूरा मॉक दें। जनरली मैंने बहुत पॉज किया मॉक टेस्ट में, इससे कहीं ना कहीं नुकसान ज़्यादा है सर। हाँ, अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप पॉज कर लीजिए, लेकिन जनरली अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो फुल एक टाइम में ही बैठकर उसे दें, पॉज मत करिए उसको। जैसे मैंने इसका बेनिफिट ही नहीं है? बेनिफिट नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन दिक्कत होती है सर। आपके मार्क्स पर डिपेंड इफेक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं आप एग्जाम में तो आपको पॉज करने का मौका नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल। और मैंने बहुत पॉज किया सर, तो ये गलती है मेरी जो मैं चाहूंगा कि बच्चे ना करें, वो हैबिट नहीं बन पाती। हाँ, हैबिट नहीं बन पाते उससे। अच्छा, कोई और चीज आप बच्चों को कहना चाहें इस सेशन के आखिरी में? मैं यही कहना चाहूंगा कि सर फोकस्ड रहिए, डेविएट मत होइए। मैंने जितना डेविएशन किया है, शायद अगर डेविएशन ना करता तो जल्दी सिलेक्शन हो जाता। मैंने डेविएशन बहुत किया है। आप फोकस्ड रहिए और मन से पढ़िए। अगर आप मेरे जैसे हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपने जीवन में देखा है पैसे की किल्लत, दिक्कत झेली है आपने, और आपके फादर भी अगर ना हो तो भाई आपको तो सब कुछ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और आपको कहीं ना कहीं डिवीजन से बच करके अपने प्रोफेशन पे पूरा फोकस्ड होकर के तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू आशीष। Thank और you, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी तुझमें बच्चे, कि तू चीजों को बोलना जानता है, स्पष्ट रूप से सामने रखना जानता है, और ये बहुत जरूरी है। तभी तेरा 2 साल का डेविएशन अब शादी में बदल रहा है? यही गुण तेरा काम आ रहा है। भगवान करे तो सुखी रहे, जीवन में आगे बढ़े, और अब आगे कभी जीवन में डेविएट ना हो, बल्कि और बच्चों के लिए रोशनी बनाए, ऐसी रोशनी दे, ऐसा राह दिखाए बच्चों को कि वो सही डायरेक्शन में चले। मेरी एक बुक है जो हमने रिवीजन बूस्टर के नाम से निकाली है, ये बुक मैं आपको गिफ्ट करता हूँ मेरे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।